चलिए आज चलते हैं समय में थोड़ा पीछे, एक ऐसी खोई हुई दुनिया की खोज में जो हजारों साल पहले रेत और वक्त के नीचे कहीं दफन हो गई। ये कहानी है सिंधु घाटी सभ्यता की, हमारे इतिहास के सबसे बड़े और सबसे रहस्यमयी चैप्टर्स में से एक। जरा सोचिए, एक जगह जिसका नाम ही है मुर्दों का टीला। ये नाम आज के पाकिस्तान के स्थानीय गांव वालों ने दिया था। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि इस विशाल टीले के नीचे न जाने कितने राज, कितनी लाशें दबी हैं। तो सवाल यही था, क्या गांव वालों की बात में कोई सच्चाई थी? आखिर इस टीले के नीचे दफन क्या था? और फिर 1920 के दशक में जब आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ खुदाई शुरू की, तो उन्हें जो मिला वो किसी की भी कल्पना से बिल्कुल परे था। कुछ ऐसा जिसने इतिहास की पूरी कहानी ही पलट कर रख। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसने खोज करने वालों को भी हैरान कर दिया, और वो थी इनकी कमाल की सिटी प्लानिंग, इनकी अविश्वसनीय इंजीनियरिंग। आज से 4,500 साल पहले एक ऐसे शहर की कल्पना कीजिए जो आज के मॉडर्न शहरों को भी टक्कर दे दे। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती हुई, बिल्कुल एक ग्रिड की तरह। शहर के दो हिस्से थे, एक ऊंचा किला शायद शासकों के लिए और एक निचला शहर आम लोगों के लिए। और कमाल की बात यह है कि पूरे शहर में एक ही साइज की पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ था। ये दिखाता है कि उनकी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन का लेवल क्या रहा होगा। और ये बात उनकी इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा सबूत है। सोचकर देखिए, 4,500 साल पुरानी ड्रेनेज सिस्टम आज भी इतनी अच्छी तरह काम करती है कि बाढ़ का पानी भी वहां से निकल जाता है, जबकि हमारे नए नवेले शहर पानी में डूब जाते हैं। है ना कमाल की बात? और फिर हमें मिलती है ये चीज, द ग्रेट बाथ। ये सिर्फ एक स्विमिंग पूल नहीं था, ये उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था। 4,500 साल पहले बना और आज भी वाटरप्रूफ। ये सिर्फ नहाने की जगह नहीं रही होगी, बल्कि शायद उनके समाज और धर्म का कोई बहुत जरूरी सेंटर रहा होगा। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क नजर आता है। हड़प्पा के लोग वो पहले प्लान करते थे, फिर शहर बसाते थे, एक सोचा समझा ऑर्गेनाइज्ड तरीका। आज के शहरों से बिल्कुल उल्टा, जहां अक्सर पहले कंस्ट्रक्शन होता है और प्लानिंग बाद में होती रहती है। इससे पता चलता है कि वो लोग कितने दूरदर्शी थे। अच्छा, शहर तो बहुत कमाल के थे, लेकिन इन शहरों में रहने वाले लोग कैसे थे? उनकी जिंदगी कैसी थी? चलिए अब जरा इन दीवारों के पीछे झांक कर देखते हैं। 16, ये नंबर याद रखिएगा। ये सिर्फ एक गिनती नहीं थी, ये उनकी पूरी इकोनॉमी का, उनकी पूरी व्यवस्था का आधार था। उनके वजन और माप का पूरा सिस्टम 16 के मल्टीपल्स पर ही चलता था। सोचिए, सैकड़ों किलोमीटर तक फैले अलग अलग शहरों में एक ही सिस्टम। ये एक बहुत ही सेंट्रलाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड समाज की निशानी है। लेकिन इतनी सारी चीजों के बीच एक बहुत बड़ा रहस्य है, एक पहेली जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है, और वो है उनकी भाषा। हमें हजारों मोहरें मिली हैं जिन पर कुछ लिखा है, पर आज तक हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं। सोचिए, एक पूरी सभ्यता की कहानियां, उनका ज्ञान, सब कुछ इन छोटे छोटे निशानों में बंद है, और हमारे पास उसे खोलने की चाबी ही नहीं है। तो ये लोग थे ब्रॉन्ज एज के मास्टर्स, मतलब वो तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाने में एक्सपर्ट थे, जिससे वो अपने औजार और दूसरी चीजें बनाते थे। हाँ, एक बात जरूर थी, उन्हें लोहे के बारे में नहीं पता था, जो उस दौर के हिसाब से उनकी एक टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन थी। अब जरा इस छोटी सी सील को देखिए, इसे कहते हैं पशुपति सील। ये हमें उनके विश्वासों की दुनिया की एक झलक देती है। बीच में एक योगी जैसी आकृति बैठी है और चारों तरफ जानवर हैं। कई स्कॉलर्स का मानना है कि ये भगवान शिव का ही एक शुरुआती रूप हो सकता है, यानी पशुपति, जानवरों के देवता। सोचिए, हमारी कुछ आध्यात्मिक परंपराओं की जड़ें कितनी कितनी पुरानी हो सकती हैं। तो क्या ये लोग अपनी ही दुनिया में बंद थे? बिल्कुल नहीं। असल में ये लोग अपने जमाने के ग्लोबल ट्रेडर्स थे, दुनिया के बड़े प्लेयर्स में से एक। आप इनकी पहुंच का अंदाजा लगाइए। गुजरात में इनके पास लोथल जैसा एक एडवांस पोर्ट था। यहां से इनके जहाज अरब सागर में उतरते थे, और ये कोई आस पड़ोस की यात्रा नहीं थी। ये हजारों किलोमीटर का सफर तय करके सीधा मेसोपोटामिया तक जाते थे, यानी आज का इराक, उस जमाने की दूसरी सुपर पावर से ट्रेड करने। ये उनके समुद्री ज्ञान का एक जबरदस्त सबूत है। और जमीन पर क्या था? उनकी बैलगाड़ी। अब इसे सुनकर शायद लगे कि ये तो बहुत पिछड़ी हुई चीज है, लेकिन नहीं,
उस जमाने के हिसाब से ये सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का सबसे तेज और सबसे एफिशिएंट तरीका था। ये उनकी अपनी बुलेट ट्रेन थी। और इस सब का सबसे पक्का सबूत हमें कहाँ मिलता है? मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड्स में। उनकी लिखाई में एक अमीर देश का जिक्र आता है जिसका नाम था मेलुहा। और अब ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि मेलुहा कोई और नहीं बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता ही थी। ये नाम इस बात का पक्का सबूत है कि ये दोनों सिविलाइजेशंस एक दूसरे से सीधे कांटेक्ट में थी। सब कुछ इतना बढ़िया था, इतना एडवांस्ड, तो फिर हुआ क्या? सब लोग कहाँ चले गए? अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर, सबसे गहरे रहस्य पर। सवाल यह है कि इतने फलते फूलते, इतने ऑर्गेनाइज्ड शहर आखिर वीरान क्यों हो गए? लोगों ने इन्हें क्यों छोड़ दिया? तो हुआ क्या था? देखिए, इसके बारे में कई थ्योरीज हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शायद मौसम बदल गया, भयंकर सूखा पड़ा। कुछ का मानना है कि बड़े बड़े भूकंप या बाढ़ ने सब तबाह कर दिया। ये भी हो सकता है कि जिन नदियों के किनारे ये शहर बसे थे, उन्होंने अपना रास्ता ही बदल लिया। एक थ्योरी जो पहले बहुत पॉपुलर थी, वो थी आर्यों के हमले की। लेकिन अब ज्यादातर एक्सपर्ट्स इसे नहीं मानते क्योंकि इसका कोई आर्कियोलॉजिकल सबूत नहीं मिला। 7 मोहनजोदाड़ो में खुदाई के दौरान मिट्टी की 7 अलग-अलग परतें मिली। इसका मतलब यह है कि शहर को कम से कम 7 बार भयानक बाढ़ का सामना करना पड़ा और वो तबाह हुआ। हर बार उन्होंने हिम्मत करके शहर को दोबारा बनाया, लेकिन शायद आखिर में प्रकृति की ताकत के आगे उन्हें हार माननी पड़ी। तो क्या इसका मतलब है कि लोग एकदम से गायब हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा लगता है कि जो शहरी जिंदगी का उनका इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट था, वो खत्म हो गया। लोग अपने शानदार शहरों को छोड़कर वापस गांव की तरफ लौट गए। एक तरह का रिवर्स माइग्रेशन। मतलब सभ्यता खत्म नहीं हुई, बस उसका रूप बदल गया। और सच कहूं तो इतनी खोजबीन के बाद भी हम जो कुछ भी जानते हैं वो पूरी पिक्चर नहीं है। वो तो बस ट्रेलर है। इस महान सभ्यता की पूरी कहानी अभी भी जमीन के नीचे दबी है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि जमीन के नीचे अभी और कितने राज दफन हैं, और सिंधु घाटी की ये खोई हुई दुनिया हमें अपने आज और आने वाले कल के बारे में और क्या-क्या सिखा सकती है।